और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है फ्रेंड वंस थ्रो बॉयलर। वंस थ्रो बॉयलर जहाँ पे आपका सर्कुलेशन रेशियो 1 होता है, मीन्स आपका फीड वाटर इंटर्स वंस कन्वर्टेड इनटू द स्टीम इन द सिंगल पास। इसमें आपको रीसर्कुलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। तो जनरली आपका फ्रेंड क्रिटिकल पॉइंट पे आइए। क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है 221 बार और टेम्परेचर 375 या 374 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जिन्हें देखिए 660 मेगावाट एंड एबव थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो वंस थ्रो बॉयलर होता है। तो इसमें देखिए ऑपरेटिंग प्रेशर जनरली आपका 250 केजी के आसपास होता है और टेम्परेचर आपका 570 के आसपास होता है। और वही आप 800 मेगावाट पे जाइएगा तो इसका और आपका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर आपका 580 590 के आसपास रहता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये एबव द क्रिटिकल पॉइंट है। और एबव द क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, नो डिस्टिंक्ट फेज डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड स्टीम। वाटर और स्टीम का कोई डिस्टिंक्ट फेज ही नहीं होता है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपका वाटर और स्टीम का डिस्टिंक्ट फेज था, लेकिन सुपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपका कोई डिस्टिंक्ट फेज ही नहीं होता है। मतलब वाटर और स्टीम आपका सिंगल फेज होता है, दोनों के बीच कोई डेंसिटी डिफरेंस नहीं होता है। तो वहाँ पर आपका बायोंसी फोर्स 0, नेचुरल सर्कुलेशन तो कंप्लीटली फेल हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि आपका जो सर्कुलेशन होता है वो बॉयलर फीड पंप के ही थ्रू हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से बॉयलर सर्कुलेशन पंप का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें वाटर का सर्कुलेशन ही नहीं होता है। इसका हम फ्लो डायग्राम फ्रेंड अगर देखिएगा, मैं आपको 860 और 800 मेगावाट का आपका दिखाता हूँ। जैसे इसमें आपका ड्रम नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका बॉइलिंग नहीं होता है, आपका कोई फेज नहीं है तो बॉइलिंग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपका बॉयलर नहीं कहते हैं, उसको हम स्टीम जनरेटर कहते हैं। तो इसमें आपको देखिएगा कि आपका जो BFP जो बॉयलर फीड पंप से जो वाटर आ रहा है ये कहाँ जा रहा है फ्रेंड, इकोनोमाइजर में जाता है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, इकोनोमाइजर होता है, इकोनोमाइजर का आपका इनलेट हेडर होता है, वहाँ पे कॉइल बना के आउटलेट हेडर होता है, जस्ट लाइक 500 मेगावाट पावर प्लांट। इकोनोमाइजर के आउटलेट से जो आपका वाटर निकलता है दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड वाटर होता है। ये वाटर आपका कहाँ जा रहा है, तो 500 मेगावाट पावर प्लांट एंड बिलो में आपका ये ड्रम में जा रहा था। इकोनोमाइजर से वाटर आपका ड्रम में जा रहा था, बट यहाँ तो ड्रम है ही नहीं, तो ये वाटर डायरेक्ट आपका बॉटम रिंग हेडर में आ जाता है। डायरेक्ट इकोनोमाइजर से वाटर आता है, फर्स्ट पास में जो आपका बॉटम रिंग हेडर है वहाँ आपका कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, बॉटम रिंग हेडर में आपका स्पाइरल ट्यूब रहता है, स्पाइरल ट्यूब और वर्टिकल ट्यूब का मिक्सचर होता है। जैसे 500 मेगावाट में आपको क्या रहता है कि सीधा वर्टिकल ट्यूब्स रहता है, फ्रंट, रेयर, लेफ्ट और राइट में अपना अपना ट्यूब्स होता है। वर्टिकल ट्यूब जो बॉटम से टॉप तक चला जाता है। बट यहाँ थोड़ा बॉयलर का स्ट्रक्चर्स अलग है फ्रेंड। यहाँ क्या होता है कि आपका स्पाइरल ट्यूब इस टाइप से निकलता है, स्पाइरल ट्यूब रहता है इस टाइप से, मतलब आपका हेलिकल शेप का रहता है और सिंगल ट्यूब ही आपका चारों साइड कवर करता है। जैसे 500 में क्या था, आपका एक ट्यूब सिर्फ फ्रंट में था तो फ्रंट वॉल को ही कवर कर रहा था, जो ट्यूब आपका रियर साइड में था रियर साइड को कवर कर रहा था, जो आपका लेफ्ट साइड में था वो लेफ्ट साइड का वॉल बना रहा था, जो राइट में था वो राइट साइड का वॉल बना रहा था। लेकिन 660 मेगावाट पावर प्लांट में आपका जो ट्यूब निकलेगा वो एक ही ट्यूब आपका फ्रंट का भी वॉल बनाया, रेयर का भी बनाया, लेफ्ट और राइट सबका बनाते चलता है और ये ऊपर तक चला जाता है, फायरिंग जोन के ऊपर तक आपका ये चला जाता है। मीन्स एक ही ट्यूब, मतलब इस ट्यूब से बहुत सारा ट्यूब निकला तो आप एक सिंगल ट्यूब को पकड़िएगा तो एक ट्यूब आपका यहाँ से, जैसे मान लिया कि आपका फ्रंट से ट्यूब निकला तो फ्रंट से आपका राइट में आया वही ट्यूब, राइट से आपका राइट वॉल बनाया, फिर आपका चला गया लेफ्ट साइड का वॉल बनाया, लेफ्ट साइड से आपका फिर आ गया फ्रंट, फिर आपका राइट लेफ्ट फ्रंट, इस तरह से आपका घूमता रहता है। जैसे आप स्प्रिंग देखे हैं ना, स्पाइरल शेप का ट्यूब रहता है। मीन्स सिंगल ट्यूब चारों साइड में चला जाता है। ठीक है, इसलिए इंक्लाइंड पोर्शन रहता है।
तो ज़्यादा इसको हीट ट्रांसफ़र एरिया मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आपको हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा सरफेस एरिया भी मिल गया, ज़्यादा मास फ्लो भी आपको मिल गया। और चूँकि एक ही ट्यूब आपका चारों साइड चारों वॉल में जा रहा है, तो यूनिफॉर्म हीटिंग भी होता है। थर्मल आपको टेम्परेचर डिफरेंस आपको नहीं होगा। वहाँ पे आपको जैसे फायरवॉल शिफ्ट करता है तो एक साइड का ट्यूब ज़्यादा गर्म होता है, दूसरे साइड का ट्यूब आपका ठंडा रह जाता है उसके कंपेयर में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको यूनिफॉर्म हीटिंग होता है, ठीक है। और स्पाइरल ट्यूब के बाद फिर आपका वर्टिकल ट्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जैसे बॉटम रिंग हेडर से जो स्टीम आया वो आपका स्पाइरल ट्यूब वर्टिकल ट्यूब से होता हुआ टॉप में आपको लाइक 500 मेगावाट में आपको हेडर बनाता है, राइट का अलग लेफ्ट का अलग सब हेडर बनाया, और हेडर से आपको राइजर ट्यूब के थ्रू आपका सेपरेटर में जाता है। जैसे यहाँ पे आपको ड्रम में जा रहा था, वहाँ पर आपको सेपरेटर में जाता है, समझ गए। बॉटम रिंग हेडर से आपको राइजर ट्यूब के थ्रू आपका सेपरेटर में आता है, सेपरेटर में आता है। सेपरेटर में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका इकोनोमाइज़र से बॉटम रिंग हेडर में आता है, बॉटम रिंग हेडर से आपका सिंगल पास में पूरा का पूरा स्टीम बन जाता है, तो सेपरेटर में आता है। सेपरेटर से स्टीम जो होता है वो आपका सुपर हीटिंग के लिए आपका चला जाता है, फिर आपका एमएस लेके टरबाइन में चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सर्कुलेशन आपका जो फ्लो जो हो रहा है वो थ्रू सिर्फ बॉयलर फीड पंप के थ्रू हो रहा है, बॉयलर फीड पंप के थ्रू हो रहा है, फीड पंप नहीं फीड पंप, एमडीबीएफपी हो या टीडीबीएफपी के थ्रू हो रहा है। इसमें आपका रीसर्कुलेशन नहीं हो रहा है। जैसे 500 में क्या था कि आप जो जितना भी आपका बॉटम हेडर से जो ट्यूब के थ्रू ऊपर जो जा रहा था उसमें सम पार्ट ऑफ द वाटर कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो जो वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ था उसको हम लोग फिर से रीसर्कुलेट करना पड़ता था, तो उसके लिए हमको नेचुरल सर्कुलेशन या फोर्स सर्कुलेशन का जरूरत पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको रीसर्कुलेशन तो हो ही नहीं रहा है, सिंगल वाटर आया, सिंगल पास में आपका पूरा का पूरा स्टीम बन जाता है और स्टीम आपका सेपरेटर में आता है, सेपरेटर से आपका निकल जाता है। ये आपका वंस थ्रो बॉयलर का कंसेप्ट है। लेकिन ये कब होता है, जब आपका लोड 40% से ऊपर हो, तो बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब आपका लोड 40% से ऊपर है तब आपका वो सुपर क्रिटिकल बॉयलर कहलाता है, मीन्स वंस थ्रो बॉयलर, एक बार में आपका सिंगल टेक में आपका वाटर स्टीम बन जाता है। लेकिन बिलो द 40% आपका वंस थ्रो बॉयलर भी वर्क्स लाइक ए सब क्रिटिकल बॉयलर। 40% के नीचे आपका ये सब क्रिटिकल बॉयलर, जैसे आपका 500 मेगावाट का प्लांट काम करता है वैसा ही ये काम करता है। और उस समय लेस देन 40%, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अप टू 40% लोड तक आपका फोर्स सर्कुलेशन होता है, मीन्स वहाँ पे बॉयलर सर्कुलेशन पंप होता है या बॉयलर बीसी पंप होता है 40% लोड तक। तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट क्या है फ्रेंड, कि जैसे आपका इकोनोमाइजर है, उसका देखिए लाइन डायग्राम आपको, जैसे इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर बीएफपी है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका बीएफपी है, बीएफपी से आपको कहाँ गया, इकोनोमाइजर में गया, इकोनोमाइजर से वाटर आपका कहाँ पे आया, बॉटम रिंग हेडर पे आया। सेम बॉटम रिंग हेडर से आपका कहाँ गया, राइजर ट्यूब, बहुत सारा जो ट्यूब है अपना हीट लिया। अभी जो हीट ले रहा है इसमें पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे आपका हीटिंग उतना नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको वाटर और स्टीम का मिक्सचर बनता है और राइजर ट्यूब के थ्रू आपका सेपरेटर में आता है, ठीक है। अभी जो सेपरेटर में जो स्टीम आ रहा है वो पूरा का पूरा स्टीम नहीं है, वो वाटर स्टीम का मिक्सचर है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर अभी उतना गन नहीं है, लो लोड है, प्रॉपर हीटिंग नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा वाटर आपका स्टीम में अभी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो अभी क्या है, वाटर और स्टीम का मिक्सचर आपका सेपरेटर में आता है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड, सेपरेटर से में आपका क्या है लगा हुआ, सेपरेटर है, यहाँ भी वाटर स्टीम का सेपरेशन होता है, यहाँ भी आपका नेचुरली सेपरेट होता है। आपका इंक्लाइंड पोर्शन में स्टीम इंजेक्ट करता है, स्टीम वाटर का मिक्सचर है, जैसे आपका ये सेपरेटर है तो इंक्लाइंड पोर्शन में इंजेक्ट करता है ताकि वहाँ पे वर्टेक्स का मोशन हो, तो स्टीम का डेंसिटी कम होता है, तो आपका सेंटर पार्ट में रहता है, वाटर डेंसिटी भारी होता है तो वो आउटर रीजन में जाके नीचे आपका गिर जाता है। तो यहाँ पे आपका स्टोरेज टैंक होता है, एक स्टोरेज टैंक होता है। तो सेपरेटर से स्टीम आपका सुपर हीटिंग के लिए चला गया और जो आपका लिक्विड बचा वो आपका स्टोरेज टैंक में आ जाता है, ठीक है।
स्टोरेज टैंक से आपका एक नीचे में एक मिक्सिंग चैम्बर होता है फ्रेंड। इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। मिक्सिंग चैम्बर होता है फ्रेंड। मिक्सिंग चैम्बर में क्या होता है, जो वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ था वो सेपरेटर से आपका स्टोरेज टैंक में आता है, स्टोरेज टैंक से आपका मिक्सिंग चैम्बर में आता है। मिक्सिंग चैम्बर यहाँ पे क्यों बोलते हैं फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बॉयलर फीड पंप है, बॉयलर फीड पंप का पूरा वाटर इकोनोमाइजर में जा रहा था। इसमें क्या होता है कि इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो हम लोग मिक्सिंग चैम्बर में डाल देते हैं फॉर द मेकअप के लिए, क्योंकि आपका स्टोरेज टैंक में धीरे धीरे वाटर का लेवल आपका घटता जाएगा। क्योंकि आपका अगर एक ही वाटर को आप सेपरेट कीजिएगा तो आपका सेपरेटर में वाटर क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगा, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे वाटर का आपको मेकअप करना पड़ेगा। तो ये आपका बीएफपी से एक मेकअप लाइन जो होता है वो मिक्सिंग चैम्बर में डाल देता है। यहाँ पे आपका दो वाटर का मिक्सिंग होता है, एक आपका सेपरेटर से जो वाटर आ रहा है थ्रू स्टोरेज टैंक, और एक आपका बीएफपी का वाटर यहाँ पे मिक्स होता है, और यही वाटर आपका बॉयलर सर्कुलेशन पंप में जाता है। ठीक है, और ये बॉयलर सर्कुलेशन का जो डिस्चार्ज होता है फ्रेंड, ये आपका डायरेक्ट बॉटम रिंग हेडर में जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि एज यू नो डैट कि द प्रेशर ऑफ फीड वाटर इन आफ्टर बॉयलर सर्कुलेशन पंप इज मोर देन द वाटर इन बीएफपी। बॉयलर फीड पंप में जो फीड वाटर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और बीसी बॉयलर सर्कुलेशन पंप का के बाद जो ये प्रेशर है ये ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, जनरली 2 kg से ज़्यादा प्रेशर होता है, डीपी इसका 2 से 2.5 तक जाता है। तो ये प्रेशर कम में ये प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जो बीएफपी से डायरेक्ट जो इकोनोमाइजर में जाता है स्टार्टिंग में आपका यहाँ से नहीं जाता है, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पर आपका एक एनआरवी रहता है, और बीसीडब्ल्यू का वाटर जो होता है वो डायरेक्ट आपका यहाँ पे जोड़ देता है। तो अभी बॉयलर फीड पंप का जो वाटर डायरेक्ट इकोनोमाइजर में ना जाके आपका बीएफपी का वाटर मिक्सिंग चैम्बर में जा रहा है, और मिक्सिंग चैम्बर के बाद जो बॉयलर सर्कुलेशन पंप का जो वाटर है डिस्चार्ज है वो आपका इकोनोमाइजर में जा रहा है, और यही वाटर इसी तरह से फ्लो कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि बीसी बॉयलर सर्कुलेशन पंप का वाटर आपका इकोनोमाइजर में जा रहा है, इकोनोमाइजर से बॉटम रिंग हेडर, फिर यहाँ पे सेपरेटर से स्टोरेज टैंक से मिक्सिंग चैम्बर से फिर बीसीडब्ल्यू पंप, इसी प्रकार से ये सर्कुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको फोर्स सर्कुलेशन का जरूरत पड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है, जब आप लोड बढ़ाते जाते हैं, हीटिंग बढ़ता जाता है, तो आपको क्या होता है कि आपका ये क्वांटिटी आपका स्टीम यहाँ से ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा आपका सेपरेटर से निकलेगा। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि आपका बॉयलर सर्कुलेशन पंप का जो ये है ये आपका फंक्शन से धीरे धीरे बाहर होने लगता है। मैं इसका एक लॉजिक अलग से बताऊंगा। और अप टू 40% के बाद आपका ये वाला सर्किट जो है ये आपका बंद हो जाता है, और ये सर्किट आपका स्टार्ट हो जाता है। डायरेक्ट आपका बीएफपी से इकोनोमाइजर में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इकोनोमाइजर से बॉटम नहीं होता, बॉटम हेडर से राइजर ट्यूब के थ्रू सेपरेटर में आया, सेपरेटर से स्टीम आपका टरबाइन में गया। तो इस तरह से आपका होता है। लेकिन बिलो देन 40% आपका सर्कुलेशन बीएफपी से मिक्सिंग चैम्बर में आता है वाटर, यहाँ से बीसीडब्ल्यू पंप के थ्रू आपका इकोनोमाइजर से बॉटम रिंग हेडर, यहाँ से सेपरेटर के बाद स्टीम आपका चला गया सुपर हीटिंग जोन में, और जो वाटर बचा वो स्टोरेज टैंक में आता है, यहाँ से मिक्सिंग चैम्बर के बाद आपका दोनों वाटर मेकअप वाटर यहाँ पे मिक्स हो रहा है, फिर आपका बीसीडब्ल्यू पंप चला, यहाँ से आपका सर्कुलेट करता है। तो अप टू 40% तक ये सब क्रिटिकल की तरह काम करता है, लेकिन 40% के बाद आपका वंस थ्रो बॉयलर ये बन जाता है, तब इसका फंक्शन कट आउट हो जाता है। फ्रेंड, अगर एफिशिएंसी वाइज अगर हम लोग कंपेयर करें तो सब क्रिटिकल बॉयलर का एफिशिएंसी 35 से 38% के आसपास होता है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर का जो एफिशिएंसी होता है उसका आपका 40 से 42% के आसपास होता है। एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल आता है जिसका कि आपका एफिशिएंसी 45 से ज़्यादा होता है। पार्ट में आपने डिटेल से नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन एंड वंस थ्रू सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर आपका सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल में क्या बेसिक डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।